नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम अगस्त 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया। अब हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। सबसे पहले साथियों, हम इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन और मालदीव यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी की घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एवं नामीबिया की यात्रा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। बुल्गारिया 2026 में यूरोजोन का 21वां सदस्य बनेगा। फोर्ब्स सूची 2025। अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों में भारतीय सबसे आगे। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। श्रीलंका के वास्काडुआ में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण। ओपेक ने जारी की नई वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट 2025। यूनेस्को ने 3 अफ्रीकी विरासत स्थलों को विश्व धरोहर खतरे में सूची से हटाया। फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के मध्य ऐतिहासिक समझौता। न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025। अंडोरा सबसे सुरक्षित, भारत 66वें स्थान पर। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 26 नए स्थल शामिल। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को इसमें शामिल किया गया। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026। सियोल दुनिया में शीर्ष पर, भारत में मुंबई अव्वल। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा। 23 से 26 जुलाई 2025 को 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर यूके और मालदीव दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। 23 से 24 जुलाई 2 दिन ब्रिटेन प्रवास किया। ब्रिटेन में अपने समकक्ष सर कीर स्टारमर के साथ चर्चा की और साथ ही किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की। किंग चार्ल्स तृतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम में सहभागी बनने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने एक पौधा सौंपा जिसे आगामी शरद ऋतु के दौरान सेंड्रिंगम एस्टेट में लगाया जाएगा। भारत व ब्रिटेन के मध्य एफटीए किया गया। याद रखना, भारत व ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इसका नाम क्या है? व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, CETA। इस समझौते पर भारत के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्यिक राज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने हस्ताक्षर किए। इसके मुख्य लाभ क्या होंगे? भारत के 99% उत्पाद ब्रिटेन में टैक्स फ्री निर्यात किए जा सकेंगे। भारतीय वस्त्र, जूते, रत्न आभूषण, समुद्री भोजन और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे क्षेत्रों को ब्रिटिश बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। भारत भी ब्रिटेन से आने वाले 90% उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा या हटा देगा। इसके अलावा यह समझौता विशेष रूप से महिला उद्यमियों, किसानों, स्टार्टअप और एमएसएमई को वैश्विक बाजार तक पहुंचने में मदद करेगा। भारत ने 2 अंशदान समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, यानी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। याद रखना, एफटीए के साथ भारत ने किस पर हस्ताक्षर किए? 2 अंशदान समझौते पर। इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में 3 वर्ष तक के लिए सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी। रणनीतिक साझेदारी विजन 2035 और अन्य प्रमुख समझौते। व्यापार के अलावा भविष्य की साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत यूके विजन 2035 पर हस्ताक्षर किए गए। तो भारत यूके विजन 2035 पर हस्ताक्षर किए गए, याद रखना, जिसका मुख्य फोकस क्या है? प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन पर सहयोग। इसके अलावा एक 10 वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोड मैप भी अपनाया है, जिसमें जेट इंजन, एडवांस्ड कोर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक प्रोपेल्शन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों पर सहविकास और नवाचार शामिल हैं। आपराधिक जांच में सहयोग। सीबीआई और यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के बीच एक समझौता हुआ है। 23 से 24 जुलाई 2025 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव गए 25 से 26 जुलाई को। तो अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव की राजकीय यात्रा की। मालदीव के राष्ट्रपति कौन हैं? मोहम्मद मुइज़ू। 26 जुलाई 2025 को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। याद रखना,
मालदीव की 60वीं वर्षगांठ पर 26 जुलाई 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मालदीव की उनकी तीसरी यात्रा थी। इसी के साथ राष्ट्रपति मुइज़ू के कार्यकाल में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख की पहली आधिकारिक यात्रा थी। मुइज़ू राष्ट्रपति कब बने थे? नवंबर 2023 में। दोनों नेताओं के बीच 6 MOU का आदान प्रदान हुआ। मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, UPI, भारतीय फार्माकोपिया और रियायती ऋण सुविधाओं के क्षेत्रों में। नई ऋण व्यवस्था मालदीव में अवसंरचना विकास और अन्य गतिविधियों के लिए 4850 करोड़ रुपए प्रदान करती है, लगभग 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मौजूदा ऋणों में भी संशोधन किया गया। इसके तहत मालदीव के वार्षिक ऋण सेवा दायित्व में 40% की कमी आएगी, यानी 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर कितना हो जाएगा? 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत मालदीव राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। किसने? मालदीव ने। स्मारक डाक टिकटों पर भारतीय नौका उरू और मालदीव की मछली पकड़ने वाली पारंपरिक नौका वद्दुधोनी का चित्र है। नौका उरू केरल के बेप्पोर के ऐतिहासिक बोटयार्ड में हस्त निर्मित एक विशाल लकड़ी की नौका है। दोनों नेताओं ने अड्डू शहर में सड़क एवं जल निकासी प्रणाली परियोजनाओं और अन्य 6 शहरों में 6 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मालदीव सरकार को आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब विषम की 2 इकाइयां भी सौंपी। भारत की वित्तीय सहायता से निर्मित मालदीव के अत्याधुनिक 11 मंजिला रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया गया। याद रखना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मालदीव में 11 मंजिले रक्षा भवन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 26 जुलाई 2025 को। दोनों नेताओं ने भारत के एक पेड़ मां के नाम और मालदीव के 5 मिलियन वृक्षारोपण की प्रतिज्ञा अभियान के तहत आम के पौधे लगाए। किसके पौधे लगाए? आम के पौधे लगाए। अब साथियों देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 2 से 9 जुलाई 2025 तक की 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के बारे में। सबसे पहले 2 से 3 जुलाई 2025 को घाना गए। 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा थी। घाना की यात्रा करने वाले मोदी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। घाना के राष्ट्रपति कौन है? जॉन ड्रामानी महामा। कौन है? जॉन ड्रामानी महामा। इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। घाना की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। घाना की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। घाना ने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान का समझौता किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो BIS और घाना मानक प्राधिकरण GSA के बीच सहयोग का समझौता हुआ। पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग का समझौता हुआ। घाना को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण दिया और फिनटेक में मदद की भारत ने पेशकश की। इसके बाद साथियों 3 से 4 जुलाई को त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी। 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर और राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू से भेंट की। तो टोबैगो और त्रिनिदाद के प्रधानमंत्री कौन है? बिसेसर और राष्ट्रपति कंगालू। त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो से सम्मानित किया। यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बने और यह उनका 25वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है। फार्माकोपिया, संस्कृति, खेल, राजनयिक प्रशिक्षण और हिंदी अध्ययन सहित 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। भारतीय समुदाय की 6ठी पीढ़ी तक OCI कार्ड सुविधा का विस्तार किया गया। 2000 लैपटॉपों का उपहार दिया गया। 20 हेमोडायलिसिस इकाइयां और 2 समुद्री एम्बुलेंस देने की घोषणा की गई। त्रिनिदाद और टोबैगो भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा शुरू करने वाला विश्व का 8वां और कैरेबियाई क्षेत्र का पहला देश बन गया है। याद रखना
त्रिनिदाद एवं टोबैगो यूपीआई सेवा करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है भारतीयों के लिए? 8वां। और कैरेबियन क्षेत्र का पहला देश बन गया है। उसके बाद 4 से 5 जुलाई 2025 को अर्जेंटीना की यात्रा की। 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा थी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन हैं? जेवियर मिलेई। इन्होंने खनिज, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, यूपीआई और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्यूनस आयर्स के नगर सरकार प्रमुख द्वारा ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके बाद 5 से 8 जुलाई 2025 को ब्राजील की यात्रा की। ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन हैं? लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। याद रखना, भारत ब्राजील ने अगले 5 वर्षों में व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य किया है? तो 20 अरब अमेरिकी डॉलर। आतंकवाद से निपटने, डिजिटल समाधान, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि अनुसंधान, बौद्धिक संपदा जैसे क्षेत्रों में समझौते किए। ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। याद रखना, सदर्न क्रॉस किसका सर्वोच्च सम्मान है? ब्राजील का। किसे सम्मानित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब साथियों थोड़ा सा 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। कब आयोजित किया गया? 6 से 7 जुलाई 2025 को। कहां पर आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। प्रतिभागी देश कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई। विषय क्या था यानी थीम क्या थी? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिणी सहयोग को मजबूत करना। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। एजेंडा क्या था? वैश्विक स्वास्थ्य, व्यापार, निवेश, विकास, वित्त पोषण, जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शासन, वैश्विक सुरक्षा ढांचे में सुधार और ब्रिक्स तंत्र का संस्थागत विकास। ये 6 प्रमुख मुद्दे थे। तो याद रखना, 17वें ब्रिक्स सम्मेलन 2025 के कितने मुद्दे थे? 6 प्रमुख मुद्दे थे। घोषणा पत्र। ब्रिक्स नेताओं ने एआई के वैश्विक शासन पर एक घोषणा पत्र 7 जुलाई 2025 को अपनाया। भारतीय प्रधानमंत्री ने वैश्विक शासन में सुधार तथा शांति एवं सुरक्षा विषय पर उद्घाटन सत्र को बहुपक्षीय, आर्थिक वित्तीय मामलों और एआई को मजबूत बनाने संबंधी विषय पर एक सत्र को तथा पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का सत्र संबोधित किया। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? 2026 में भारत में होगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में भारत में होगा। साथियों, यदि आप में से किसी को पता है इससे पहले भारत कितने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों की अध्यक्षता कर चुका है और कब कब, तो नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। इस शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भाग नहीं लिया। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने उरुग्वे, बोलीविया, क्यूबा व मलेशिया के राष्ट्राध्यक्षों से भी मुलाकात की। ब्रिक्स 11 देशों का ग्रुप है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान का। यह वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए एक राजनीतिक और कूटनीतिक समन्वय मंच के रूप में कार्य करता है और विविध क्षेत्रों में समन्वय के लिए कार्य करता है। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय शासन में ग्लोबल साउथ देशों के प्रभाव को बढ़ाना, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसी वैश्विक संस्थाओं की वैधता, भागीदारी में समानता और दक्षता में सुधार लाना, सतत सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना। सबसे पहले ब्रिक नाम की परिकल्पना 2001 में गोल्डमैन सैक्स निवेश बैंक के एक अर्थशास्त्री द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की गतिशील आर्थिक वृद्धि को मान्यता देने के रूप में की गई थी। 2011 में दक्षिणी अफ्रीका इसमें शामिल हुआ और ब्रिक के साथ एस जुड़ गया और वर्तमान नाम ब्रिक्स बन गया। 2023 में जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया।
यह दूसरा विस्तार था। ब्रिक्स की पहली बैठक विदेश मंत्रियों के स्तर पर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई थी। ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की पहली बैठक 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग शहर में हुई थी। 2008 के वित्तीय संकट के बाद तत्कालीन 4 देशों ने G20, IMF और विश्व बैंक के संदर्भ में समन्वित तरीके से कार्य करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स एक अनौपचारिक समन्वय तंत्र बना हुआ है, जिसकी अध्यक्षता इनके सदस्यों के बीच बारी बारी से होती है। इनकी गतिविधियां पारंपरिक रूप से 3 स्तंभों के इर्द गिर्द घूमती है: राजनीतिक और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त, P2P यानी पीपल टू पीपल या नागरिक समाज। ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश हैं? 11 सदस्य देश। मूल कितने थे? मूल थे 4 ब्रिक नाम से, इसमें 5वां जुड़ गया था दक्षिणी अफ्रीका। 2023 में 6 देश और जुड़ गए, इससे बन गए 11 देश। 2024-25 में शामिल होने वाले 6 नए देश कौन से हैं? मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। 2024 से प्रभावी नया विस्तार जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र से प्रेरित हुआ, जो अगस्त 2023 से लागू हुआ। जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र के माध्यम से 2024 में कजान शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स भागीदार देश श्रेणी के निर्माण को मंजूरी दी। ब्रिक्स भागीदार देश हैं बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। यानी एक नई श्रेणी निर्माण की ब्रिक्स भागीदार श्रेणी। इसमें कौन कौन से देश हैं? बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान, यानी 9 भागीदार देश हैं। अस्थायी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में ब्राजील सरकार ने समूह के एक भागीदार देश के रूप में वियतनाम के औपचारिक प्रवेश की घोषणा की है। वियतनाम ब्रिक्स का 10वां भागीदार देश बन गया है। तो साथियों याद रखना, ब्रिक्स का 10वां भागीदार देश कौन सा बना है? वियतनाम। ब्रिक्स की अध्यक्षता उनके संक्षिप्त नाम के अक्षरों के अनुसार घूमती है। 2025 में किसके पास है? ब्राजील के पास। 2026 में किसके पास होगी? भारत के पास। ब्रिक्स में भागीदारी की श्रेणियां 2 प्रकार की हैं: सदस्य और साझेदार। सदस्य देश कितने हैं? 11। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात। सभी बैठक में भाग लेते हैं और जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया आम सहमति पर आधारित होती है। साझेदार या भागीदार देश कितने हैं? 10। यह कैटेगरी कजान शिखर सम्मेलन में अक्टूबर 2024 में शुरू की गई। साझेदारों को आमतौर पर ब्रिक्स चांसलर और नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यदि सदस्यों के बीच आम सहमति हो तो वे अन्य बैठकों में भी उपस्थित हो सकते हैं। वर्ष 2024 के दौरान 30 से अधिक देशों ने सदस्य या भागीदार के रूप में ब्रिक्स में भाग लेने की रुचि व्यक्त की है। ब्रिक्स बैठकों में भागीदारी के अन्य तौर तरीकों में 2013 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू किया गया ब्रिक्स आउटरीच और 2017 में चीन द्वारा शुरू किया गया ब्रिक्स प्लस भी शामिल है। ब्रिक्स आउटरीच ब्रिक्स सदस्य देशों और देश के भौगोलिक क्षेत्र से वर्तमान में अध्यक्षता कर रहे देशों के बीच एक बैठक है, जिन्हें ऐसी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। ब्रिक्स प्लस क्या है? ब्रिक्स सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के बीच एक बैठक है जो वर्तमान में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले देशों के भौगोलिक क्षेत्र से नहीं है। 5 देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया का प्रवास किया 9 जुलाई 2025 को। 27 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। प्रमुख गतिविधियों में देखें तो राष्ट्रपति कौन है नामीबिया के? डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नेदेत्वा। नामीबिया की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया। नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविथिया मेराबिलिस से सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी का 27वां पुरस्कार था। नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना की, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना की? तो संयुक्त होगा नामीबिया में।
आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया। नामीबिया को वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया। नामीबिया UPI तकनीकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। याद रखना साथियों, UPI तकनीकी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? नामीबिया। अगला टॉपिक QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026। सियोल दुनिया में शीर्ष पर, भारत में मुंबई अव्वल। ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट क्वाकवेरली साइमंड्स द्वारा बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल को छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर बताया। दूसरे स्थान पर टोक्यो जापान और तीसरे स्थान पर लंदन UK को बताया। भारत में छात्रों के लिए मुंबई को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया। वैश्विक रैंकिंग में शानदार सुधार करते हुए मुंबई 131वें स्थान से अब 98वें स्थान पर आ गया है। अन्य भारतीय शहरों में दिल्ली 104 पर, बेंगलोर 108 पर, चेन्नई 128वें स्थान पर है। पढ़ाई के खर्च के लिहाज से दिल्ली भारत का शीर्ष शहर है और यह दुनिया के 15 सबसे किफ़ायती शहरों में शामिल है। बुल्गारिया 2026 में यूरोजोन का 21वां सदस्य बनेगा। यूरोपीय परिषद ने 8 जुलाई 2025 को बुल्गारिया को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह फैसला EU की आर्थिक एवं वित्तीय मामलों की परिषद की बैठक में लिया जाता है। 20वां देश कौन बना था? जनवरी 2023 में क्रोएशिया। यूरो की शुरुआत 1 जनवरी 2002 को की गई थी 12 सदस्य देशों द्वारा। फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में समय समय पर अनेक देश शामिल हो गए, जैसे 2007 में स्लोवेनिया, 2015 में लिथुआनिया, 2023 में 20वें सदस्य के रूप में क्रोएशिया और 1 जनवरी 2026 को 21वें सदस्य के रूप में होगा बुल्गारिया। फोर्ब्स सूची 2025 अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों में भारतीय सबसे आगे। यह सूची 10 जुलाई 2025 को जारी की गई। अमेरिका के सबसे अमीर आप्रवासी 2025। भारत ने इस सूची में सर्वाधिक 12 अरबपतियों का योगदान दिया। इस मामले में भारत ने इजराइल को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के 125 सबसे अमीर अप्रवासियों में 12 भारतीय मूल के हैं। शीर्ष अरबपति की सूची में टेस्ला के एलन मस्क दक्षिणी अफ्रीका के हैं। सूची में शामिल भारतीय जय चौधरी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के 8वें स्थान पर और भारतीयों में शीर्ष स्थान पर हैं। अन्य प्रमुख भारतीयों में विनोद घोषला, राकेश गंगवाल, रोमेश टी वाधवानी शामिल हैं। इस वर्ष सूची में सुंदर पिचई, सत्या नडेला और निकेश अरोड़ा जैसे कई नए भारतीय नाम भी शामिल हुए। रिपोर्ट के अनुसार 51 लाख से अधिक भारतीय अमेरिका अर्थव्यवस्था में सालाना 250 से 300 बिलियन डॉलर का योगदान टैक्स के रूप में करते हैं, जो अमेरिका के कुल टैक्स का लगभग 5 से 6% है। अमेरिका ने TRF को आतंकी संगठन घोषित किया 17 जुलाई 2025 को। TRF का पूरा नाम क्या है? द रेजिडेंस फ्रंट। FTO क्या है? विदेशी आतंकवादी संगठन। और SDGT क्या है? विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी। यह घोषणा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा की गई। घोषणा का कारण अमेरिका TRF को लश्कर ए तैयबा LET का मुखौटा और प्रॉक्सी संगठन मानता है। TRF ने ही भारत में पहलगाम आतंकी हमला किया था और बाद में इसकी जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हो गई। 2008 के मुंबई हमले के बाद लश्कर द्वारा भारत में किया गया सबसे घातक नागरिक हमला था। भारत सरकार ने TRF को 5 जनवरी 2023 को ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। TRF ने अप्रैल 2020 में कुपवाड़ा में 5 भारतीय पैरा कमांडो सहित 8 जवानों की हत्या कर दी। 2021 में कश्मीरी पंडित माखनलाल पंडित और स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर को लक्षित कर हत्या कर दी। 2024 को हिंदू तीर्थ यात्रा की बस और एक सुरंग निर्माण स्थल पर हमला करके 9 और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 2025 में पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। श्रीलंका के वास्काडुआ में
अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण 21 जुलाई 2025 को किया गया। श्रीलंका के कालुतारा जिले स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्काडुआ श्री सुब्बुति विहार में इस प्रतिकृति का अनावरण किया गया। मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति भारत के सम्राट अशोक की श्रीलंका के प्रति अभूतपूर्व सेवा के सम्मान में स्थापित की गई। भारत और श्रीलंका की साझा विरासत को मजबूत करने के लिए श्रीलंका में राजा गुरु श्री सुब्बुथि महाविहार मंदिर में सम्राट अशोक के वैशाली स्तंभ की प्रतिकृति और कपिलवस्तु के पवित्र अवशेषों की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई। वास्काडुआ श्री सुब्बुति विहार को इस स्तंभ के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह मंदिर भगवान बुद्ध के कपिलवस्तु अवशेषों का पवित्र स्थल है। राजा गुरु श्री सुब्बुति महाविहार मंदिर में भगवान बुद्ध के अलावा अन्य 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मोदगलायन के पवित्र अवशेष भी रखे गए हैं। ओपेक ने जारी की नई वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट 2025 9 से 10 जुलाई 2025 को 9वें ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में। कहाँ पर किया गया ये सेमिनार? वियना, ऑस्ट्रिया में। यह 19वां संस्करण था। इसमें वर्ष 2050 तक वैश्विक ऊर्जा की मांग में 23% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। वैश्विक तेल की मांग वर्ष 2050 तक लगभग 123 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच जाएगी। 2026 तक वैश्विक तेल मांग औसतन 106.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहेगी, जो पिछले वर्ष के 108 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी बीपीडी से कम है। 2029 के लिए यह बढ़कर 111.6 मिलियन बीपीडी हो जाएगी। वर्ष 2025 में मांग 105 मिलियन बीपीडी रहने की उम्मीद है। यूनेस्को ने विरासत संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 3 अफ्रीकी विरासत स्थलों को खतरे की सूची से हटाया। 3 अफ्रीकी स्थल मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया के हैं। यह घोषणा पेरिस में आयोजित समिति के 47वें सत्र के दौरान 9 जुलाई 2025 को की गई। खतरे की सूची से हटाए गए स्थल अत्सी नानाना के वर्षावन मेडागास्कर में, अब्बू मेना तीर्थ स्थल मिस्र में, गद्दामेस प्राचीन नगर लीबिया में। अत्सी नानाना वर्षावनों को वर्ष 2007 में, अब्बू मेना मिस्र को 1979 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। लीबिया का प्राचीन शहर गद्दामेस वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। लीबिया में टकराव, जंगल की आग और भारी वर्षा के कारण 2016 में इसे खतरे की सूची में डाल दिया गया। मेडागास्कर के अत्सिनाना वर्षावन को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अवैध कटाई, कीमती लकड़ियों की तस्करी और वनों की कटाई के कारण लिमर जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण 2010 में इसे संकटग्रस्त सूची में डाल दिया गया। वर्तमान में 63% संकटग्रस्त क्षेत्र को पुनः बहाल कर दिया। इस वजह से इसे इस सूची से बाहर निकाल दिया। अब्बू मेना मिस्र में स्थित है। इसे 1979 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह एक तीर्थ स्थल और ईसाई मठवाद के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। आसपास में खेतों की सिंचाई विधियों और ऊपरी संरचनाओं के ढहने के कारण भूजल स्तर में खतरनाक वृद्धि के कारण चिंताएं उत्पन्न हो गई थी। इस स्थल को 2001 में संकटग्रस्त विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वर्तमान में इसे संकटग्रस्त स्थिति से निकाल दिया गया है। लीबिया का पुराना शहर गद्दामेस 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह अफ्रीका और भूमध्य सागरीय बेसिन की प्रमुख संस्कृतियों का केंद्र रहा है। 2016 में संघर्ष, जंगल की आग और मूसलाधार बारिश के कारण इसे संकटग्रस्त सूची में डाल दिया था। वर्तमान में इसे वापस निकाल दिया गया है। संकटग्रस्त सूची में क्यों डाला जाता है? उनके मूल्यों पर खतरनाक प्रभाव पड़ने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस स्थल के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के कारण और यूनेस्को से अधिक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के कारण। फ्रांस और न्यू कैलिडोनिया के बीच 12 जुलाई 2025 को ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य प्रशांत द्वीपीय समूह को फ्रांसीसी गणराज्य के भीतर एक नया कैलेडोनिया राज्य का दर्जा देना है। इस नए दर्जे को फ्रांस के संविधान में भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत दोहरी राष्ट्रीयता होगी। फ्रांसीसी राष्ट्रीयता के साथ साथ कैलेडोनिया राष्ट्रीयता का भी निर्माण किया जाएगा। एक आर्थिक एवं वित्तीय सुधार का प्रावधान है, जिसमें क्षेत्र की निकल प्रसंस्करण क्षमताओं का नवीनीकरण शामिल है।
यह समझौता 2021 में हुए स्वतंत्रता पर अंतिम जनमत संग्रह के बाद आया। इसका लक्ष्य क्षेत्र के भविष्य को एक नई दिशा देना है। इस समझौते को अभी न्यू कैलेडोनिया में अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 जुलाई 2025 में जारी किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जीवन यापन लागत डेटाबेस है। शीर्ष 5 सुरक्षित देशों में 1 नंबर पर अंडोरा है, उसके बाद यूएई है। सबसे असुरक्षित देशों में वेनेजुएला सबसे असुरक्षित है 147वें देश पर। भारत की स्थिति 55.7 के स्कोर के साथ 66वें स्थान पर है। चीन की 15वें स्थान पर, पाकिस्तान की 65वें स्थान पर भारत से अच्छी स्थिति बताई गई है और श्रीलंका की 59वें स्थान पर, बांग्लादेश की 126वें स्थान पर। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 26 नए स्थल शामिल किए गए। इसमें भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को वैश्विक मान्यता मिली। विश्व धरोहर समिति ने 6 से 16 जुलाई 2025 को पेरिस में संपन्न, कहाँ पर? पेरिस में संपन्न अपने 47वें सत्र में, कौन से सत्र में? 47वें सत्र में 26 नए स्थलों को प्रतिष्ठित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इस सूची में 20 सांस्कृतिक के 5 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल था। इन 26 नए स्थलों की घोषणा के बाद अब यूनेस्को धरोहर स्थलों में कुल संख्या बढ़कर 1223 हो गई। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को इसमें शामिल किया गया। मराठा सैन्य परिदृश्य भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मराठा परिदृश्य क्या है? 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच छत्रपति शिवाजी मराठा द्वारा विकसित और बाद के मराठा शासकों द्वारा आगे बढ़ाई गई एक असाधारण सैन्य वास्तुकला और किलेबंद प्रणाली है। इसमें कौन कौन से किले शामिल किए गए हैं? 12 भव्य किले शामिल किए गए हैं, 11 महाराष्ट्र से और 1 तमिलनाडु से। किलों का चयन उनकी भौगोलिक विविधता और रणनीतिक महत्व के आधार पर किया गया है। इनमें पहाड़ी किले, पठारी किले, पहाड़ी वन्य किले, तटीय और द्वीपीय किले शामिल हैं। पहाड़ी किलों में देखें तो सालेर, शिवनेरी, लोहागढ़, रायगढ़, राजगढ़, ये महाराष्ट्र के और 1 तमिलनाडु का जिंजी का शामिल किया गया। तो तमिलनाडु का एक ही है जिंजी किला, पहाड़ी किला, जो मराठा सैन्य परिदृश्य में शामिल किया गया। पठारी किलों में पन्नाला महाराष्ट्र का, पहाड़ी वन्य में प्रतापगढ़ महाराष्ट्र का, तटीय और द्वीपीय में विजयदुर्ग, खंडेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग सभी कोंकण महाराष्ट्र में स्थित हैं। भारत अब विश्व धरोहर स्थलों की सबसे अधिक संख्या के मामले में विश्व स्तर पर 6ठे और एशिया प्रशांत में दूसरे स्थान पर है। अब साथियों इंटरनेशनल न्यूज इन शॉर्ट में देखते हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर एनडीबी में शामिल हो गए हैं। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? शंघाई में। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले यह निर्णय लिया गया। इससे एनडीबी के सदस्य की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 11 देश। मूल ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में एनडीबी की स्थापना की गई थी, उभरती अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे और सतत विकास को वित्त पोषित करने के लिए। भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया इसके अन्य सदस्य हैं। नए 2 सदस्य कौन से बने हैं? नीचे आप कमेंट में नाम लिखकर बताइए। चीन बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध। चीन ने तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन का निर्माण शुरू कर दिया है। 167 अरब डॉलर की लगभग लागत आएगी। चीन के ही 3 गोर्जेस डैम से इनकी बिजली उत्पादक क्षमता 3 गुनी अधिक होगी। यह बांध भारत और बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यारलुंग त्सांगपो नदी ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अब साथियों करंट अफेयर का मंथली रिव्यू वन लाइनर में देख लेते हैं। कौन सा देश अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो संयुक्त होगा रूस। कोलंबो स्थित किस विश्वविद्यालय ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ साझेदारी में एक हिंदी भाषा शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो संयुक्त होगा केडीयू जनरल सर जॉन कोट्टेलावाला रक्षा विश्वविद्यालय। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष बना है? तो संयुक्त होगा पाकिस्तान। ईयू ने यानी यूरोपीय संघ ने जलवायु योजना के तहत वर्ष 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को
वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में कितना घटाने का लक्ष्य रखा है? तो सही उत्तर होगा 90%। यूरोपीय देश फ्रांस ने किस क्षेत्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की जुलाई 2025 में घोषणा की है? सही उत्तर होगा फिलिस्तीन। औपचारिक घोषणा सितंबर 2025 में यूएन महासभा में की जाएगी। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।